जरा सोचिए, अगर कल संसद ये तय करे कि हमारे राज्य के 2 टुकड़े कर दिए जाएं और राज्य सरकार लगातार विरोध करती रहे। विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित कर दे कि नहीं, हमारी सीमाएं मत बदलिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या आपको पता है कि कानूनी तौर पर संसद राज्य सरकार की बात को पूरी तरह अनसुनी कर सकती है और राज्य का विभाजन कर सकती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। वही तो, हम जिस जमीन पर खड़े हैं उसका नक्शा, उसका नाम और उसकी पहचान रातों रात बदल सकती है। मतलब भारत का नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है। देखिए, अगर कोई इसे पहली बार सुने तो शायद उसे लगे कि अरे ये तो किसी तानाशाही व्यवस्था जैसा है। बिल्कुल, एकदम एकाधिकारवादी लगता है। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की एक बहुत ही सोची समझी और व्यावहारिक संवैधानिक व्यवस्था है। दिलचस्प है। हम अक्सर ये मान देते हैं कि भूगोल ही किसी राष्ट्र की नियति तय करता है। हमें लगता है कि नदियां, पहाड़ और पुरानी सीमाएं ही देश को परिभाषित करती हैं, जो कि एक आम सोच है। हाँ, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है। एक राष्ट्र का नक्शा केवल भौतिक भूगोल का हिस्सा नहीं है, वो एक बहुत ही गहरी राजनीतिक और कानूनी सोच का नतीजा है। और सबसे बड़ी बात, ये संप्रभुता यानी सॉवरेनिटी का सीधा परिणाम होता है। और यही वो पॉइंट है जहां से हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा की शुरुआत होती है। आज हमारे इस गहन विश्लेषण का आधार कोई आम विषय नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम उस बुनियाद पर बात कर रहे हैं जिस पर हमारे राष्ट्र का पूरा ढांचा खड़ा है। हम भारत के संविधान के भाग 1 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है संप्रभुता और क्षेत्र, संघ और उसके राज्य, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक का पूरा ब्यौरा शामिल है। सही कहा। और हमारा मिशन आज ये समझना है कि किसी देश की भौगोलिक और राजनीतिक पहचान आखिर तय कैसे होती है। हम बिना किसी भारी भरकम कानूनी शब्दावली में उलझे इस बात की गहराई में जाएंगे। मतलब एक देश का नक्शा बनता कैसे है और बदलता कैसे है। बिल्कुल। और उन रेखाओं के पीछे संविधान बनाने वालों की क्या दूरदर्शिता थी, क्योंकि संविधान महज नियमों की कोई किताब नहीं है। ये एक जीवंत दस्तावेज है जो लगातार हमारे राष्ट्र के आकार को तय करता है। इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमें ये समझना होगा कि आज का विषय केवल जमीन के टुकड़ों को जोड़ने या तोड़ने तक सीमित नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? जब हम इन शुरुआती 4 अनुच्छेदों को पढ़ते हैं तो हम वास्तव में संप्रभुता और संघ यानी यूनियन के असली और व्यवहारिक अर्थ को डिकोड कर रहे होते हैं। अच्छा। ये इस बात का सबूत है कि कैसे एक आजाद हुआ नया राष्ट्र खुद को परिभाषित करता है, कैसे वो भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए खुद को लचीला बनाए रखता है, ताकि जरूरत पड़ने पर बदलाव किए जा सके। एकदम सही। और कैसे वो अपनी अंदरूनी प्रशासनिक संरचना को अपनी बदलती जरूरतों के हिसाब से ढालने की ताकत अपने पास सुरक्षित रखता है। तो चलिए इस बात की परतें खोलते हैं। मैं सोच रही थी कि सबसे पहले हमारी पहचान की बात करते हैं, क्योंकि किसी भी क्षेत्र में बदलाव करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वर्तमान में उस क्षेत्र की परिभाषा आखिर है क्या। बिल्कुल, सबसे बुनियादी सवाल यही है। भाग 1 का जो पहला अनुच्छेद है वो सीधे तौर पर हमारी पहचान को बताता है। स्रोत में स्पष्ट रूप से लिखा है कि भारत का नाम इंडिया दैट इज भारत है। और इसके तुरंत बाद ये घोषणा की गई है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। सही। अब देखिए, ये मुझे एक बहुत पुराने और बड़े संयुक्त परिवार की याद दिलाता है, जहां हर सदस्य की अपनी एक अलग जगह है। अच्छा उदाहरण है। लेकिन यहाँ एक बुनियादी सवाल मेरे मन में आ रहा है, इस परिवार का नाम इंडिया दैट इज भारत, ये दोनों क्यों रखा गया? किसी एक राष्ट्र के लिए संविधान में 2 नामों का होना क्या किसी तरह के वैचारिक टकराव को नहीं दिखाता? देखिए, ये जो आपका संयुक्त परिवार वाला उदाहरण है ना, सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक नजरिए से ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है। अच्छा, वो कैसे? मैं उस पर आऊंगा, लेकिन पहले आपके उस नामों वाले सवाल का जवाब देता हूं। ये कोई वैचारिक टकराव नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक समन्वय था। मतलब एक तरह का बैलेंस। हाँ, संविधान सभा में इस बात पर बहुत लंबी और गहरी बहस हुई थी। इंडिया शब्द हमारी उस आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय पहचान को दिखाता था जिसके तहत हमने आजादी की लड़ाई लड़ी थी और जिससे दुनिया हमें जानती थी। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ भारत शब्द हमारी प्राचीन सभ्यता, हमारी सांस्कृतिक जड़ों और उस ऐतिहासिक निरंतरता का प्रतीक था जो हजारों सालों से चली आ रही थी। तो दोनों को साथ रखना जरूरी था। एकदम। अनुच्छेद 1 ने किसी एक दृष्टिकोण को दूसरे पर हावी नहीं होने दिया। इन दोनों नामों को एक साथ रखकर संविधान ने यह साफ कर दिया कि हमारी पहचान, हमारी प्राचीन विरासत और आधुनिक गणराज्य दोनों का एक बहुत ही सहज मिश्रण है।
ये तो बहुत ही संतुलित और सोच समझ कर लिया गया फैसला लगता है। अब आपके उस पॉइंट पर आते हैं जहां आपने मेरी संयुक्त परिवार वाली तुलना को भ्रामक बताया था। हाँ, उस पर बात करते हैं। अनुच्छेद 1 आगे कहता है कि भारत राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। आम बोलचाल में तो हम कह सकते थे कि भारत राज्यों का एक समूह है या एक फेडरेशन है। तो इस संघ या यूनियन शब्द पर इतना ज्यादा जोर क्यों दिया गया है? क्योंकि यही वो शब्द है जो पूरे अंतर को स्पष्ट करता है। क्या इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमने प्रशासनिक सुविधा के लिए जमीन के अलग अलग हिस्सों को एक छतरी के नीचे ला दिया है? नहीं, इससे बहुत ज्यादा है। इस अंतर को समझना पूरे भाग 1 की कुंजी है। राज्यों का संघ होना केवल राज्यों के एक साथ आने का कोई कॉन्ट्रैक्ट या समझौता नहीं है। मतलब कोई बिजनेस डील नहीं है? बिल्कुल नहीं। जब हम फेडरेशन की बात करते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, तो वहां क्या हुआ था? वहां शायद अलग अलग राज्य मिलकर एक देश बने थे। एकदम सही। वहां अलग अलग स्वतंत्र राज्य थे, वो एक साथ आए, उन्होंने आपस में एक समझौता किया और एक देश बनाया। वहां राज्यों ने मिलकर केंद्र को बनाया है। अच्छा, तो भारत के मामले में ऐसा नहीं हुआ था? नहीं, भारत के संदर्भ में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि यूनियन शब्द का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया है। भारत का निर्माण किसी समझौते का परिणाम नहीं है। मतलब राज्य अपनी मर्जी से इस संघ से बाहर नहीं जा सकते? बिल्कुल नहीं जा सकते। उनके पास अलग होने का यानी सिसीड करने का कोई अधिकार नहीं है। देश एक अखंड और संपूर्ण इकाई है। इसे केवल प्रशासनिक सुविधा के लिए राज्यों में बांटा गया है। तो संघ सर्वोपरि है और राज्य केवल उसकी प्रशासनिक इकाइयां हैं। हाँ, देश पहले है और राज्य बाद में। ये तो एक बहुत ही मजबूत एकात्मक ढांचा है। हाँ, अब इसी अनुच्छेद 1 में मैंने एक और दिलचस्प बात पढ़ी। भारत के राज्य क्षेत्र को 3 स्पष्ट श्रेणियों में बांटा गया है। वो 3 श्रेणियां कौन सी हैं? पहला राज्य, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश और तीसरा वो क्षेत्र जो भविष्य में शामिल किए जाएं, जिसे एक्वायर्ड टेरिटरीज कहते हैं। हाँ, अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते ही हैं, लेकिन ये जो तीसरी श्रेणी है, भविष्य में शामिल किए जाने वाले क्षेत्र, ये मुझे बहुत ही असाधारण लगती है। असाधारण कैसे? मतलब एक नया देश अपना संविधान लिख रहा है और वो पहले दिन से ही अपने नक्शे में उन जगहों के लिए खाली कुर्सी छोड़ रहा है जो अभी उसके पास है ही नहीं। अरे, ये तो उस अवधारणा का सबसे बेहतरीन और व्यवहारिक उदाहरण है जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कानून में संप्रभुता कहते हैं। वो कैसे? देखिए, जब एक देश पूरी तरह से संप्रभु होता है तो उसका सीधा सा मतलब है कि वो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं है। उसके पास एक स्वतंत्र राष्ट्र के सभी अधिकार मौजूद हैं। अपने फैसले खुद लेने का अधिकार। बिल्कुल। और इन अधिकारों में संधियों के माध्यम से या खरीदकर या किसी भी अन्य कानूनी तरीके से नए क्षेत्रों को अपने में शामिल करना भी आता है। अच्छा, तो उन्होंने पहले से ही इसकी तैयारी कर ली थी। हाँ, संविधान निर्माताओं ने इस तीसरी श्रेणी को रखकर ये पक्का किया कि अगर कल को भारत किसी नए भूभाग को अपने में शामिल करता है, चाहे वो कोई उपनिवेश हो जो आजाद होना चाहता हो या कोई और जगह, तो उसे जोड़ने के लिए हमें पूरे संविधान को दोबारा ना लिखना पड़े। एग्जैक्टली। उसे कानूनी मान्यता देने के लिए हमें संविधान के मूल ढांचे से जूझना ना पड़े। उन्होंने भविष्य के विस्तार के लिए एक संवैधानिक दरवाजा हमेशा के लिए खुला रखा था। वाह, ये दूरदर्शिता वाकई काबिले तारीफ है। और ये खाली कुर्सी छोड़ने वाला जो विचार है, ये हमें बहुत ही तार्किक रूप से अगले चरण की ओर ले जाता है, अनुच्छेद 2 की तरफ। हाँ, चूंकि अनुच्छेद 1 ने ये स्थापित कर दिया है कि भविष्य में नए क्षेत्र हमारे राष्ट्र का हिस्सा बन सकते हैं, तो अगला सवाल यह आता है कि इस प्रक्रिया को अंजाम कौन देगा? अधिकार किसके पास होगा? बिल्कुल, अगर कोई बाहरी क्षेत्र भारत में आना चाहता है तो उसे शामिल करने की शर्तें क्या होंगी और ये शक्ति किसके पास होगी? यहीं पर अनुच्छेद 2 चित्र में आता है, राइट? एकदम सही। अनुच्छेद 2 विशेष रूप से देश की बाहरी सीमाओं के विस्तार और नए क्षेत्रों के प्रवेश की बात करता है। तो इसमें क्या प्रावधान है? ये बहुत स्पष्ट करता है कि संसद को यह अधिकार है कि वो कानून बनाकर नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। अगर हम इसे थोड़ा और बारीकी से समझें, मेरा मतलब है, क्या संसद के पास बाहर के किसी भी हिस्से को शामिल करने की पूर्ण शक्ति है? जी हाँ, पूरी शक्ति है। क्या इसके लिए किसी विशेष अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे
संयुक्त राष्ट्र वगैरह से अनुमति नहीं लेनी पड़ती। या ये पूरी तरह से भारत की संसद का अपना विशेषाधिकार है? ये पूरी तरह से भारत का आंतरिक और संप्रभु विशेषाधिकार है। यहीं पर संसद की शक्ति लगभग असीमित हो जाती है। अच्छा, मान लीजिए कोई बाहरी भूभाग है जो आज भारत का हिस्सा नहीं है। जब वो शामिल होगा तो क्या उसे पहले दिन से ही वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो पहले से मौजूद राज्यों के पास है? जरूरी नहीं है। अनुच्छेद 2 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। उसमें लिखा है कि संसद विधि द्वारा ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो वो ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश कर सकेगी। मतलब शर्तें संसद खुद तय करेगी? बिल्कुल। ये अनिवार्य नहीं है कि शामिल होने वाले नए क्षेत्र को तुरंत एक पूर्ण राज्य का ही दर्जा दे दिया जाए। तो फिर क्या विकल्प होते हैं? संसद यह तय कर सकती है कि उसे केंद्र शासित प्रदेश बनाना है या किसी विशेष दर्जे के साथ संघ में शामिल करना है। ये पूरी तरह से एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में संसद का अपना विवेक है। समझ गई। तो अनुच्छेद 2 मुख्य रूप से उन बाहरी क्षेत्रों के लिए है जो अब तक भारत का हिस्सा नहीं थे। हाँ, बाहरी क्षेत्रों को भारतीय मुख्यधारा में जोड़ने की कानूनी प्रक्रिया। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अनुच्छेद 2 ने बाहरी क्षेत्रों को अंदर लाने का रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन व्यवहारिक रूप से देखें तो किसी भी देश के इतिहास में ऐसा बहुत कम होता है कि वो हर दिन नए बाहरी क्षेत्रों को अपने में मिला रहा हो। हाँ, ये रोजमर्रा का काम नहीं है। जो चीज बहुत बार होती है और जो हमारी राजनीति का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, वो है देश के भीतर के नक्शे में बदलाव करना। बिल्कुल। जो राज्य पहले से ही भारत का हिस्सा है, उनके साथ क्या क्या किया जा सकता है, ये सवाल हमें सीधे अनुच्छेद 3 के विशाल दायरे में ले जाता है। और राजनीतिक और प्रशासनिक नजरिए से अगर हम देखें तो अनुच्छेद 3 भारतीय संविधान के सबसे सक्रिय और प्रभावशाली हिस्सों में से एक है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये विशेष रूप से भारत के आंतरिक पुनर्गठन से जुड़ा हुआ है। देश के अंदर की सीमाओं को कैसे बदला जाए, ये अनुच्छेद 3 तय करता है। मैंने स्रोत में पढ़ा है कि अनुच्छेद 3 के तहत संसद क्या-क्या कर सकती है, और ये सूची बहुत लंबी है। संसद किसी राज्य में से उसका कुछ इलाका अलग करके एक नया राज्य बना सकती है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों को आपस में मिला सकती है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है या घटा सकती है, और यहाँ तक कि किसी राज्य की सीमाओं या उसके नाम में भी बदलाव कर सकती है। बिल्कुल सही। ये तो मुझे पूरी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे घर के अंदर की दीवारों को अपनी मर्जी से तोड़ना, 2 छोटे कमरों को मिला के एक बड़ा हॉल बना देना, या एक बड़े कमरे के बीच में दीवार खड़ी करके उसे 2 हिस्सों में बांट देना। हाँ, और अगर मन किया तो दरवाजे पे लगी नाम की प्लेट भी बदल दी। बिल्कुल। क्या संसद के पास सच में इतनी ताकत है? ये तुलना यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है, क्योंकि अनुच्छेद 3 पूरी तरह से उन राज्यों पर लागू होता है जो पहले से यूनियन का हिस्सा है। संसद के पास देश के अंदरूनी भूगोल को नया आकार देने की ये एक बहुत ही असाधारण शक्ति है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास, एक तरह का कॉन्ट्रडिक्शन नजर आता है, जिस पर मैं थोड़ी गहराई से बात करना चाहूंगी। बताइए, क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? स्रोत में एक पूरी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। उसमें लिखा है कि इस तरह का कोई भी बिल या विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश नहीं किया जा सकता। सही बात है। और विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति उसे प्रभावित होने वाले राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं ताकि वो राज्य अपनी राय दे सके। हाँ, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। लेकिन अगर ये राय मानना बाध्यकारी नहीं है, तो फिर राज्यों से राय मांगने का ये पूरा नाटक या एक्सरसाइज ही क्यों की जाती है? इसे नाटक कहना शायद सही नहीं होगा। तो क्या ये सिर्फ कागजी औपचारिकता है या इसके पीछे कोई लोकतांत्रिक तर्क भी है? मेरा मतलब है, अगर अंत में संसद को अपनी ही चलानी है तो राज्य का समय क्यों बर्बाद करना? राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को अपने विचार व्यक्त करने के लिए एक निश्चित समय सीमा देते हैं। ओके। इससे होता यह है कि राज्य की जो भी चिंताएं हैं, उनकी आपत्तियां हैं या उनका समर्थन है, उसे एक आधिकारिक मंच मिल जाता है। अच्छा, ताकि उनकी बात रिकॉर्ड पर आ जाए। बिल्कुल। पूरे देश को और संसद को ये पता चल जाता है कि उस संबंधित राज्य के लोग और उनके चुने हुए प्रतिनिधि इस विभाजन या बदलाव के बारे में असल में क्या सोचते हैं। ये लोकतांत्रिक बहस और विमर्श को बढ़ावा देता है। तो ये राय लेना एक तरह से पल्स चेक या नब्ज टटोलने जैसा है। एकदम सही कहा आपने। लेकिन, और ये सबसे बड़ा लेकिन है, क्या? जब वो राय वापस संसद के पास आती है तो संसद उसे मानने के लिए कानूनी रूप से बिल्कुल भी बाध्य नहीं है। मतलब संसद उसे इग्नोर कर सकती है? हाँ, यदि राज्य कहता है कि हमारा विभाजन नहीं होना चाहिए, तब भी संसद बिल पास करके उस राज्य को विभाजित कर सकती है। अरे बाप रे! और यदि राज्य कोई राय नहीं देता है और समय सीमा खत्म हो जाती है,
तब भी संसद आगे बढ़ सकती है, उसे रुकने की जरूरत नहीं है। ये तो राज्यों के नजरिए से बहुत ही कमजोर स्थिति है। अगर केंद्र या संघ इतना सर्वोपरि है और राज्यों का अपना कोई पक्का अस्तित्व ही नहीं है, तो फिर राज्य सरकारों का मतलब ही क्या रह जाता है? ये सवाल अक्सर उठता है। क्या ये संघवाद यानी फेडरलिज्म के मूल सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है, लेकिन इसका जवाब हमें 1947 के भारत की स्थिति में मिलता है। उसे याद रखना होगा। उस वक्त हालात काफी अलग थे। बहुत अलग थे। देश अभी अभी धर्म के आधार पर एक बहुत ही भयानक और रक्तरंजित विभाजन से गुजरा था। 500 से ज्यादा रियासतों को भारत में मिलाया जा रहा था। हाँ, सरदार पटेल का वो पूरा इंटीग्रेशन प्रोसेस। बिल्कुल। और भाषा, जाति और क्षेत्रवाद के आधार पर देश के अलग अलग हिस्सों में भारी तनाव था। तो अगर उस वक्त राज्यों को ताकत दे दी जाती तो? अगर संविधान निर्माता राज्यों की सीमाओं को स्थायी कर देते या राज्यों को अपनी सीमा बदलने पर वीटो का अधिकार दे देते, तो देश हमेशा के लिए क्षेत्रीय विवादों में उलझ कर रह जाता। मतलब कोई भी राज्य अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं छोड़ता? बिल्कुल नहीं। कोई भी राज्य राजी नहीं होता, भले ही प्रशासनिक सुविधा के लिए वो बदलाव कितना ही जरूरी क्यों ना हो। इसीलिए राष्ट्रीय एकता और अखंडता को पक्का करने के लिए आखिरी शक्ति केंद्र के पास ही रखी गई। तो ये देश को टूटने से बचाने का एक तरीका था? हाँ, राजनीति विज्ञान में इसी व्यवस्था को एक बहुत ही मशहूर वाक्य से समझाया जाता है, विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, मतलब एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि संघ यानी यूनियन को कोई नष्ट या खत्म नहीं कर सकता, वो अविनाशी है, लेकिन राज्यों को प्रशासनिक सुविधा, भाषाई आधार या सांस्कृतिक जरूरतों के हिसाब से नष्ट या पुनर्गठित किया जा सकता है। ये विश्लेषण तो बहुत ही स्पष्टता लाता है। आजादी के बाद हमने देखा भी है कि कैसे भाषाई आधार पर नए राज्य बने। हाँ, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। बिल्कुल। और कैसे बड़े राज्यों को विभाजित करके छोटे, अधिक आसानी से संभाले जा सकने वाले राज्य बनाए गए, जैसे यूपी से उत्तराखंड या बिहार से झारखंड। सही कहा। और ये सब इसी अनुच्छेद 3 की बदौलत ही मुमकिन हो पाया। अब हम अपनी चर्चा के आखिरी चरण पर आते हैं, यानी अनुच्छेद 4। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत संसद के पास कितनी असीमित शक्तियां हैं। एक नया राज्य बनाना, किसी पुराने राज्य का अस्तित्व मिटा देना, नाम और सीमा बदल देना, किसी भी देश के ढांचे के लिए ये बहुत बड़े और गंभीर बदलाव हैं। बिल्कुल हैं। आमतौर पर मैंने सुना है कि किसी भी संविधान में इतने बड़े बदलाव करने के लिए बहुत जटिल और मुश्किल प्रक्रियाएं होती हैं, लेकिन स्रोत कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानूनों को संविधान का संशोधन नहीं माना जाएगा। हाँ, अनुच्छेद 368 के तहत इन्हें संशोधन नहीं माना जाता। मैं इस कानूनी शब्दावली को थोड़ा डिकोड करना चाहती हूँ। ये तो ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट कर दिया जाए, उसमें नए फीचर डाल दिए जाएं, लेकिन सिस्टम को रीबूट करने या एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांगने की भी जरूरत ही ना पड़े। ये प्रक्रिया इतनी आसान क्यों रखी गई है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम वाला आपका रूपक बहुत ही सटीक है। इसे समझने के लिए हमें पहले अनुच्छेद 368 को संक्षेप में समझना होगा। तो अनुच्छेद 368 क्या करता है? भारतीय संविधान में कोई भी बड़ा बदलाव करने के लिए अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत होती है। इस प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। स्पेशल मेजॉरिटी मतलब कुल सदस्यों का बहुमत और उपस्थित व वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ये पास करना एक काफी कठिन प्रक्रिया है। अच्छा, तो आसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन अनुच्छेद 4 यहाँ एक साफ साफ अपवाद यानी एक्सेप्शन बनाता है। ये कहता है कि जब आप नया राज्य बना रहे हैं या किसी की सीमा बदल रहे हैं, तो आपको इस कठिन प्रक्रिया से गुजरने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये कैसे पास होता है? संसद इसे एक साधारण कानून की तरह सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से पारित कर सकती है। इसका मतलब है कि सदन में उस दिन जितने सदस्य मौजूद हैं, उनके आधे से अधिक का वोट ही काफी है। रुकिए, लेकिन क्यों? इतनी बड़ी शक्ति को एक साधारण कानून की तरह क्यों ट्रीट किया गया? ये सोचने वाली बात है ना? हाँ, क्या ये जोखिम भरा नहीं है? मान लीजिए कल को कोई भी सरकार जिसके पास साधारण बहुमत है, वो पूरे देश का नक्शा ही बदल सकती है। इस तरह जानते थे कि आजादी के तुरंत बाद भारत का जो नक्शा है वो महज एक अस्थायी व्यवस्था है। मतलब वो फाइनल नहीं था? बिल्कुल नहीं। अंग्रेजों ने जो प्रांत बनाए थे वे कोई प्रशासनिक सुविधा देकर नहीं बनाए थे।
वे तो बस जैसे जैसे ब्रिटिश विजय होती गई वैसे वैसे प्रांत बनते गए। हाँ, उनका अपना फायदा था उसमें। सही कहा। सही कहा। इसलिए आजाद भारत को अपने राज्यों का तार्किक रूप से पुनर्गठन तो करना ही था। लॉजिकल तरीके से बाउंड्रीज बनानी थी। बिल्कुल। अब सोचिए, अगर वे इस प्रक्रिया को अनुच्छेद 368 के तहत विशेष बहुमत के अधीन कर देते तो क्या होता? शायद बिल पास करना बहुत मुश्किल हो जाता। बहुत मुश्किल। कोई भी छोटा सा राजनीतिक गुट या क्षेत्रीय पार्टी संसद में इस प्रक्रिया को आसानी से रोक सकती थी। इससे देश में एक स्थायी गतिरोध, एक तरह का ग्रिडलॉक पैदा हो जाता। कोई फैसला ही नहीं हो पाता। हाँ, राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया उलझ जाती और देश भर में अशांति फैल सकती थी। इसलिए उन्होंने ये पक्का किया कि राष्ट्र निर्माण की ये जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये आसान और सुचारू रहे। तो अनुच्छेद 4 कोई गलती या कमी नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये एक जानबूझकर बनाया गया कानूनी शॉर्टकट है ताकि देश का जो आंतरिक विकास है वो कभी रुके नहीं। वाह, तो इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष आखिर क्या निकलता है? आप ही बताइए, आपको क्या लगता है? अगर हम आज की इस विस्तृत चर्चा को एक सूत्र में पिरोएं, तो मुझे लगता है कि भाग 1 के ये जो 4 अनुच्छेद हैं, ये मात्र कुछ कानूनी नियम नहीं है। अनुच्छेद 1 हमें बताता है कि हम आखिर हैं कौन और हमारे भूभाग का दायरा क्या है। सही। अनुच्छेद 2 बाहरी क्षेत्रों को हमारे परिवार में शामिल करने का दरवाजा खोलता है। बिल्कुल। अनुच्छेद 3 हमें अपने ही घर के अंदरूनी कमरों को फिर से व्यवस्थित करने की ताकत देता है। और अनुच्छेद 4? और अंत में अनुच्छेद 4 ये सुनिश्चित करता है कि इस पूरी व्यवस्था को बदलने में कोई भी कानूनी अड़चन या लाल फीताशाही बाधा न बने। ये एक बहुत ही सटीक और बेहतरीन सारांश है। ये चारों अनुच्छेद मिलकर ही उस संप्रभु शक्ति का निर्माण करते हैं जो भारत संघ को एक जीवंत और प्रगतिशील राष्ट्र बनाती है। ये पूरी व्यवस्था ये पक्का करती है कि देश की एकता सबसे ऊपर रहे, लेकिन साथ ही क्षेत्रीय आकांक्षाओं और प्रशासनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सिस्टम में पर्याप्त लचीलापन भी मौजूद रहे। और मुझे लगता है कि यही लचीलापन इस पूरे विषय को हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत ज्यादा प्रासंगिक बनाता है। वो कैसे? अक्सर हमें लगता है कि संविधान केवल वकीलों और अदालतों का विषय है, आम आदमी का इससे क्या लेना देना। हाँ, ये आम धारणा है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम सुबह अखबार उठाते हैं और देखते हैं कि किसी ऐतिहासिक शहर या राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पास हुआ है, बिल्कुल, या जब हम न्यूज में देखते हैं कि विकास या अपनी भाषा के नाम पर देश के किसी हिस्से में एक नए राज्य की मांग को लेकर कोई बड़ा आंदोलन हो रहा है, जैसे तेलंगाना का आंदोलन हुआ था। बिल्कुल। तो सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उन राजनीतिक नारों और अखबार की सुर्खियों की जो अंतिम मंजिल है वो यही 4 अनुच्छेद है। हाँ, सही कहा आपने। ये सिर्फ सड़कों पर होने वाली कोरी राजनीति नहीं है, ये एक पूरी तरह से परिभाषित और स्पष्ट संवैधानिक प्रक्रिया है। और जब हम इस प्रक्रिया को गहराई से समझ लेते हैं तो हम उन सुर्खियों को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने लगते हैं। हाँ, ये हमें एक ज्यादा जागरूक नागरिक बनाता है जो बाहर के शोरगुल के बीच असली संवैधानिक तंत्र को काम करते हुए देख सकता है। बिल्कुल। तो चर्चा को खत्म करने से पहले चलिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार पर गौर करते हैं। बताइए। आज के हमारे विश्लेषण से ये पूरी तरह साफ है कि हमारे देश का आंतरिक नक्शा महज एक साधारण कानून से, संसद में बैठे सदस्यों के साधारण बहुमत से बदला जा सकता है। सिंपल मेजॉरिटी से। ये एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है। जरा सोचिए, जैसे जैसे आने वाले दशकों में हमारी सांस्कृतिक, आर्थिक और प्रशासनिक जरूरतें बदलेंगी, वैसे वैसे देश का ये अंदरूनी नक्शा भी बदलता रहेगा। ये तो तय है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज हम जिन राज्यों की सीमाओं को इतना पक्का और कभी न बदलने वाला मानकर बैठे हैं, क्या वे आज से 50 या 100 साल बाद भी वैसे ही रहेंगी? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। या फिर एक सदी बाद के भारत का राजनीतिक नक्शा आज के एटलस से बिल्कुल अलग दिखाई देगा, जिसमें शायद राज्यों के नए नाम हों, नए आकार हों और पूरी तरह से नई व्यवस्थाएं हों। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारा देश कोई स्थिर चित्र या रुकी हुई तस्वीर नहीं है, बल्कि एक निरंतर विकसित होती हुई कहानी है। बिल्कुल, एक ऐसी कहानी जिसे अभी भी लिखा जा रहा है। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस विचार पर गौर जरूर कीजिएगा।